The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। केंद्र सरकार ने बीते दिन तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहे देश के लिए ये राहत भरी खबर है, लेकिन इस फैसले में इतनी देरी क्यों हुई, ये सवाल पूछा जाना जरूरी है। सवाल राज्य सरकारों से भी पूछा जाएगा कि वो इस वैक्सीनेशन के लिए कितने तैयार हैं, और सवाल जनता से भी, जागरूकता को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर जो झूठ फैल रहे हैं उसको लेकर भी। लेकिन लल्लन टॉप शो में सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, बनारस की तस्वीर, लेकिन ये हाल पूरे देश का है। हर अस्पताल के बाहर कमोबेश यही नज़ारा। जौनपुर के रहने वाले विनीत को किडनी की समस्या थी। तबीयत बिगड़ने पर उनकी मां इलाज के लिए वाराणसी ले गई, लेकिन यहाँ इलाज छोड़िए, किसी अस्पताल ने बीमार विनीत को एडमिट तक नहीं किया। इलाज नहीं मिला तो विनीत की हालत गंभीर हो गई और 19 अप्रैल को उन्होंने दम तोड़ दिया। उन पर व्यवस्था की मार ये कि पीड़ित मां को बेटे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिली। हम कई डॉक्टरों से लगातार ये बात कर रहे हैं। ये विनीत की स्थिति देखने के बाद सुन लीजिए ये बात कि वो डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक है, देश कोविड की महामारी से जूझ रहा है, इसमें अस्पतालों को लगना चाहिए, लेकिन इसके फेर में जो दूसरी सर्जरी हैं या दूसरे ज़रूरी चिकित्सकीय मामले हैं उनको मुलतवी नहीं करना चाहिए, वरना ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। हमारे प्रशासन को, ख़ास तौर पर अस्पतालों के प्रबंधन से जुड़े लोगों को इसके बारे में विचार करना चाहिए, एक कॉल लेनी चाहिए। दिन की तस्वीर के बाद अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात उन लोगों की करेंगे जिनके आज कोरोना संक्रमित होने की खबर आई। वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की कामना की। इसके अलावा आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। सुशील चंद्रा हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसके अलावा यूपी की सहारनपुर सीट से सांसद रहे जगदीश राणा, हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बड़ा नाम मुशर्रफ आलम ज़ौकी, कवि वाहिद अली वाहिद, यूपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र, इनकी आज कोरोना के चलते मौत हो गई। दूसरी सुर्खी, कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अब सेना की मदद भी ली जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना से आम लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी खोलने के लिए कहा है। साथ ही राज्यों में मौजूद टॉप आर्मी कमांडर से राज्य के मुख्यमंत्री से संपर्क कर जरूरी मदद मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। डीआरडीओ पहले ही दिल्ली में 250 बेड का अस्पताल शुरू कर चुका है, जिसे 500 बेड तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा डीआरडीओ लखनऊ और बनारस में भी कोविड अस्पताल बना रहा है। तीसरी सुर्खी में बात लॉकडाउन की। बीते साल जब कोरोना देश में फैलना शुरू हुआ तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया था। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब जगह तालाबंदी हो गई थी। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, दिल्ली, मुंबई समेत तमाम बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया था। आज एक साल बाद फिर से वही स्थिति हो गई है। अंतर इतना है कि अब केंद्र के बजाय राज्य सरकारें लॉकडाउन की घोषणा कर रही हैं। हम लॉकडाउन या उससे मिलते जुलते प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों की स्थिति के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात दिल्ली की। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की, फिर अपील भी की कि लोग दिल्ली छोड़कर ना जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री की अपील का जनता पर असर नहीं हुआ और शाम होते होते आनंद विहार बस अड्डे पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग अपने घर जाने के लिए सामान सहित पहुंचे। ज्यादातर लोग बिहार और यूपी की बसों में बैठकर घर जाना चाहते थे। दिल्ली जैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी है। बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने
14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई तक सख्त कर्फ्यू की घोषणा की थी। सरकार ने इसे मिनी लॉकडाउन कहा। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है, यानी एक साथ एक जगह 5 या इससे ज्यादा लोग सार्वजनिक जगहों पर नहीं हो सकते। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब चीजें बंद हैं, लेकिन बात बंद नहीं रही। हर दिन यहां अभी भी 60,000 के करीब केस आ रहे हैं। इसके बाद ये खबरें भी चलने लगी कि दिल्ली की तर्ज पर मुंबई समेत शायद पूरे राज्य में टोटल लॉकडाउन लग सकता है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, खबरें चल रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब बात झारखंड की। झारखंड में भी एक हफ्ते का अघोषित लॉकडाउन लागू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 22 से 29 अप्रैल तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अनुपालन का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर भी वही शर्त है कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, सिर्फ आवश्यक सामग्री की दुकानें ही खुली रहेंगी। अब यूपी की बात करते हैं। हम जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 जिलों में कहां प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर यहां पर लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले कोरोना रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने और गरीबों की आजीविका का हवाला देते हुए योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद लॉकडाउन से इनकार किया था। हालांकि यूपी सरकार ने पूरे राज्य में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है। वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत शुक्रवार रात 8 बजे से होगी। ये वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली और महाराष्ट्र से वापस लौट रहे प्रवासियों को सुरक्षित घर पहुंचाने और उनके लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश भी गृह और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिए हैं। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि दिल्ली के सीएम ने जल्दी में लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कल रात को हमने लॉकडाउन का प्रभाव गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर देखा। दिल्ली की बसों ने लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। यूपी मुख्यमंत्री ने कल ही उन लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम शुरू किया। मंत्री जी ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ये दावा भी कर सकते हैं कि लखनऊ समेत सब जगहों पर निर्बाध टेस्टिंग हो रही है, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मिल रही है और किसी भी किस्म के आंकड़े नहीं छिपाए जा रहे? अगर मंत्री जी इस पर जवाब दें और वो सत्यता के करीब हो तो हमें भी सूचित करिएगा। एक सुर्खी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आए ट्वीट और फेसबुक पोस्ट से भी मिली, जिसमें वो केंद्र से नए सिरे से गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भयानक कमी है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिर्फ कुछ ही घंटों की बची है, हमारी मदद करिए। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 दिनों से केंद्र से ये गुहार लगा रहे हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज बड़ी खबर में बात होगी उन फैसलों की जिनकी मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी। विपक्षी दलों के नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री, विशेषज्ञ और कॉरपोरेट के लोग ये मांग कर रहे थे, लेकिन बजाय इन मांगों पर विचार करने के, सलाह मशवरा करने के, केंद्र सरकार के मंत्री उलट पुलट जवाब देते रहे और जब स्थिति हाथ से निकलकर भयावह हो गई तो केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई। क्या थी ये मांगे? पहला फैसला लिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिन की वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में यानी 1 मई से ऐसे लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। अब तक 45 साल तक के लोगों को ही वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध थी। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि 18 से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगवाने की अनुमति देनी चाहिए और इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का कहना था कि टीकाकरण का लक्ष्य सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों को सुरक्षित कराना है। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क वाला कौन है? एक्सपर्ट का मानना है कि 18 से 40 साल की उम्र वाले लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं और कोरोना की दूसरी लहर में यही लोग ज्यादा प्रभावित भी हैं। दूसरा फैसला लिया गया कि वैक्सीन निर्माता कंपनियां अब सीधे राज्यों को 50% वैक्सीन सप्लाई कर सकती हैं। अब तक केंद्र सरकार की ओर से ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा था। राज्य सरकारों के पास ये अधिकार नहीं था कि वो सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकें। महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने साफ साफ मोदी सरकार पर वैक्सीन सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को फ्री हैंड देने की मांग की थी। उनका कहना था केंद्र सरकार ने वैक्सीन को सेंट्रलाइज कर दिया, सारी राज्य सरकारें चुनकर आई हैं, उनके पास अपने डॉक्टर और एक्सपर्ट हैं, इसलिए राज्य सरकारों को खुली छूट देनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। तीसरा फैसला, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां निर्धारित दामों पर ओपन मार्केट में भी वैक्सीन मुहैया करा सकती हैं, यानी औद्योगिक प्रतिष्ठान और प्राइवेट हॉस्पिटल सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकते हैं।
तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच लगातार ये मांग उठाई जा रही थी। तमाम प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना चाहती थी और इसके लिए वो अतिरिक्त पेमेंट करने को भी तैयार थी। ये कंपनियां केंद्र सरकार से अप्रूवल मांग रही थी कि उन्हें वैक्सीन खरीदने दी जाए। जो भी पैसा बनता है देने को तैयार है। इससे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि वो लगातार पूंजी की कमी होने की बात कह रही थी। अब जाकर केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। ये कुछ फैसले थे जो केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में लिए। मांग लंबे समय से हो रही थी, लेकिन पहले सरकारें इन्हें अनदेखा कर रही थी और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेशी वैक्सीन कंपनियों को मंजूरी देने का सुझाव दिया, तो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन पर विदेशी कंपनियों के लिए लॉबिंग का आरोप लगाया। हालांकि इसके 3 दिन बाद ही मोदी सरकार ने स्पुतनिक 5 को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी और चौथे दिन दूसरे देशों की वैक्सीन के लिए देश के दरवाजे खोलने का रास्ता भी साफ किया। ये तो हो गई केंद्र की बात। अब राज्यों की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब राज्यों के पाले में गेंद है। तैयारी कमोबेश ऐसी है कि अगर आपके राज्य में वैक्सीन की किल्लत है या राज्य सरकार ऐसे आरोप लगा रही है, तो आप केंद्र सरकार की ओर न देखकर अब राज्य सरकार की तरफ भी देखें। कि यहीं पर यह भी सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारों की व्यवस्था इतनी मुस्तैद और पुख्ता है कि वो 1 मई से वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे नए आयु वर्ग के जत्थे को संभाल सके। इस सवाल का जवाब जानने के लिए लल्लन टॉप ने बात की कुछ विशेषज्ञों से। सबसे पहले सुनिए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट दिलीप मावलंकर को। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। कई लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतने लोगों को वैक्सीन कैसे देंगे, क्योंकि अगर हम देखें 18 से ऊपर वाले लोग, तो हमारे देश में करीबन 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो 18 से ऊपर हैं, और उसमें से हमने अभी तक, तो आपने बोला वैसे, 3-4 करोड़ को दिया है 2 डोज मिलके। 1 डोज सबको मिला है, टोटल डोज मिले 18 करोड़, उसमें से 1 डोज काफी को मिला है। तो आगे हम इसको कैसे बढ़ाएंगे? थोड़ा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत, ये कोई वैक्सीनेशन अभी तो बच्चों का चल रहा है, इसलिए हम एडल्ट वैक्सीनेशन बोल रहे हैं, बट ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। बच्चों का वैक्सीनेशन और इवन एडल्ट का वैक्सीनेशन। आप देखें, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम था, तब हम सबको वैक्सीनेशन, बच्चों को, और जितने बच जाते थे उनको एडल्ट को भी देते थे, और वो वैक्सीनेशन काफी सालों से चल रहा था। 1960 के आसपास से शुरू हुआ था। BCG वैक्सीनेशन आप देखें, अभी भी हम कुत्ता काट जाता है तो इसके लिए वैक्सीनेशन लेते हैं। कुछ लोहे का या जंग का कुछ इंजरी हो जाती है तो टिटेनस का वैक्सीनेशन देते हैं। तो ये वैक्सीनेशन एडल्ट को देना, ये कोई बड़ी नई चीज नहीं है। और हमारे पास काफी नर्सें हैं, डॉक्टर्स हैं, और वैक्सीनेशन तो नर्स दे सकती है, हेल्थ वर्कर दे सकती है। तो उसके लिए जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लोग उपलब्ध है। एक ही सवाल है कि वैक्सीनेशन को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें कि सबसे जल्दी, सबसे सुरक्षित तरह से, और सबको वैक्सीन जिसको जिसको मिलनी है उसको सबको मिले। तो ये एक मैनेजमेंट चैलेंज रहेगा। नया वैक्सीन है, इसलिए लोगों में भी बहुत भय है। कोई लोग अभी भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। काफी चर्चा उसके ऊपर हो रही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी भी है। तो वो भी हमें एक प्रोपेगेंडा मशीन बनाना पड़ेगा, जो पोलियो के लिए हमने बनाया था। पोलियो की तो ओरल वैक्सीन थी, फिर भी हमने बनाया और लोगों को समझाया कि ये 2 बूंद देने से आपको पोलियो नहीं होगा, जान बच जाएगी। तो वैसे ही इसमें भी हमें काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब तक लगभग वैक्सीन के 13 करोड़ डोज का दावा करती केंद्र सरकार ये साफ तौर पर नहीं कहती कि इन 13 करोड़ डोज में कितने लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं, यानी कितने लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। अगर सीधा हिसाब लगाएं तो 13 करोड़ को 2 से भाग दें, संख्या 6 से 7 करोड़ के बीच आती है। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन का सिर्फ पहला डोज लिया हो। ऐसे में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इस संख्या को समझाते हुए दिलीप मावलंकर जो कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए। आप देखो कि भारत में पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि सब चीजों के आंकड़े बड़े होते हैं। अगर आप रॉ नंबर्स देखो कि
पूरे नंबर देखो। बट जब आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो कवरेज है, इतने लोगों 100 लोगों में से हमने अभी 4 या 5% या 6% को वैक्सीन दिया हुआ है, उसमें से 2 डोज तो 2% को ही मिले होंगे। उसके कंपैरिजन में इजराइल ने 100% के आसपास सबको दे दिए हैं। यूके, इंग्लैंड ने मे बी 30% के आसपास दे दिए, अमेरिका ने 20% के आसपास दे दिए और 20 या 30% के पास। तो परसेंटेज टर्म्स में हमें देखना है कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। हम आंकड़े तो बड़े बता सकते हैं, हमारा देश ही बड़ा है तो कुछ भी लेंगे तो सबसे बड़ा होगा। हम देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेन किसके पास है, तो भी हमारी वस्ती ज्यादा है तो हमारे पास सबसे ज्यादा ब्रेन है। बट हम देखें कि इन्वेंशंस कितने हमारे हुए हैं, ब्रेन वाले लोग खड्डा खोद रहे हैं, मट्टी उठा रहे हैं कि कुछ साइंटिफिक काम कर रहे हैं, तो वो देखें छोटे छोटे दोष ज्यादा कर रहे हैं। सो ये बात कहनी कि हम सबसे बड़े हैं वो ठीक है, सरकार के लिए उनके एजेंडा में बैठता है, उनका एक तरह से प्रचार होता है। बट अगर हम परसेंटेज में देखें तो हमें पता चलेगा कि बाकी के देश के परसेंटेज में हम कम हैं। अब 1 मई से भारी जनसंख्या को वैक्सीन लगनी है, लेकिन इस जनसंख्या को वैक्सीन लगाए जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस आयु वर्ग का मूवमेंट सबसे ज्यादा है। सुनिए इस विषय पर आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने हमसे बातचीत में क्या कहा। ये इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन सिर्फ सीवियर कोविड डिसीज और डेथ प्रिवेंट करती है, माइल्ड इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट नहीं करेगी। ऐसे भी ये उम्र के लोगों में ये मौत होने का डर या सीवियर कोविड डिसीज होने का डर ये 45 के ऊपर के उम्र में जितना होता है उतना नहीं होता है। तो इसको ट्रांसमिशन रोकने का टूल ऐसे समझने के लिए उतना ज़्यादा आधार नहीं है। आप अगर इवन कोविशील्ड का डेटा देखें, जिनका डेटा ये ट्रांसमिशन के ऊपर अवेलेबल है, वो नाममात्र ट्रांसमिशन रोक सकता है। तो मेरे हिसाब से वो कारण शायद उतना पावरफुल नहीं होगा। हम जानते हैं कि सब कुछ जल्दी से ठीक नहीं होगा, पीक इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, दिल्ली अभी दूर है और अथाह धैर्य की दरकार है। संख्याओं को करीब से पढ़ने वाले बताते हैं कि वैक्सीन का अब हिसाब कैसा होगा। ये जानने के लिए हमने भारत सरकार, आईसीएमआर, एम्स और योजना आयोग के साथ काम कर चुके सांख्यिकी विशेषज्ञ डॉक्टर पदम सिंह से बात की। जो सोच है, जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम जो चैलेंज है 18+ को वैक्सीनेट करने का, उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है? क्या हमारे पास इतनी वैक्सीन अवेलेबल होगी? हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ प्रिपेयर्डनेस है कि इतनी सारी संख्या में जो 18+ पॉपुलेशन है उसको जो है गिवन टाइम लाइन है उसमें हम उसको पूरा कर सकेंगे? तो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता हूं कि अगर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबिलिटी एंश्योर्ड हो जाए और प्रिपेयर्डनेस हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश के अंदर है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला करके, और जैसा कि कहीं पर 24 आवर जो है सर्विस दी जा रही है, तो अर्लीस्ट द ऑप्टिमिस्टिक व्यू इज भाई मई के बाद मिनिमम 3 महीने तो लगेंगे, एंड दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, जिसमें हम जो है जो पॉपुलेशन है 18+ पॉपुलेशन, उसको हम वैक्सीनेट कर सकें। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिशियन जो हैं, वी नेवर टॉक ऑफ एवरेजेस, वी नेवर ऑलवेज एक्सट्रापोलेट। यानी गलती की कोई गुंजाइश ना हो तो भी कम से कम 3 महीने लगेंगे लगभग 50 करोड़ युवाओं को वैक्सीन लगाने में, और ये लक्ष्य बहुत जटिल और अनिवार्य है। ऐसे में कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं दोहराना चाहिए? यूज में जो वैक्सीनेशन है तो वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोक्योरमेंट रादर देन 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे। दूसरा, इमरजेंसी यूज के लिए है तो इमरजेंसी में देनी चाहिए। हम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इमरजेंसी डिपार्टमेंट नहीं चलाते हॉस्पिटल के, वो तो 24 घंटे चलाते हैं। तो क्यों ना हम वैक्सीनेशन भी 24 घंटे करते, तो 15 दिन में सब
हेल्थ कर्मचारियों का हो जाता। हॉस्पिटल तो 24 घंटे चलता है, नर्सें भी रात को ड्यूटी करती है, डॉक्टर भी रात को ड्यूटी करते, तो हमने वैक्सीनेशन क्यों नहीं 24 घंटे रखा? जितने सेंटर थे उतने लोगों को बोल सकते 11 बजे आओ और चले जाओ वैक्सीन लेके, या तो 24 नहीं रखना है तो 12 घंटे 18 घंटे रख सकते थे, वो एक बात है। दूसरे, प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, उसमें हम ले जा सकते थे। तीसरा, ये जो हम ऐप बनाए अच्छा है, बट उसको इतना रोबस्ट बनाना चाहिए कि वो बीच बीच में शुरुआत में तो बहुत ब्रेक हो जाता था, वो चलता नहीं था, तो उसके लिए कागज पर रखने का कुछ बना सकते थे कि कागज आपका एक आधार कार्ड ले आओ, उसको कागज पे रख दो और वैक्सीन लेके चले जाओ, बाद में आप डेटा एंट्री करते रहो, उसकी ऑनलाइन डेटा एंट्री करो, ये नहीं है। सो पैरेलल सिस्टम्स कर सकते थे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते थे, एनजीओज को इन्वॉल्व कर सकते थे, और लोगों को समझाने का काम साथ साथ में हमें करना पड़ेगा, तो वो कर सकते थे। जो साइड इफेक्ट्स वाले हैं और जो सीरियस साइड इफेक्ट है, उसके भी रिपोर्ट हमें तुरंत बाहर निकालने चाहिए। आज जो आ रहा है, यूरोप में ये हो रहा है, उधर हो रहा है, ये हो रहा है, ये सुन के लोग घबरा जाते हैं। हमारे देश से तो कोई रिपोर्ट नहीं आई एडवर्स, सब ठीक है ऐसे बता रहे हैं। आज क्या हो रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 15% 10-10 2-2% हम दे रहे हैं, तो इधर कहीं भी हर्ड इम्यूनिटी तो आएगी नहीं जब तक हम सब 80 करोड़ लोगों को दे देंगे, और उसके लिए तो 2 साल लगेंगे जो स्पीड से जा रहा है। तो मेरा एक ये सुझाव था, मैंने दिया भी, लिखा भी है न्यूज़पेपर में, कि जहाँ रोग ज्यादा वहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा देना चाहिए। जैसे बड़े बड़े शहर है, बम्बई, अहमदाबाद, नागपुर, दिल्ली, जहाँ खूब ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो उसको पहले आप 18 से सबको दे दो। तो अभी ये 3 महीने गए, उसमें हम हर्ड इम्यूनिटी वो बड़े शहरों में ला सकते थे 10 करोड़ वैक्सीन से, तो वो केस कम हो जाते हैं। आज क्या हो रहा है, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मृत्यु से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट ट्रांसमिशन तो बढ़ता जा रहा है, सेकंड वेव तो आ ही रही है। जब राज्यों के हाथ में चीजें जाएंगी, प्राइवेट प्लेयर आएंगे, तो चीजें विकेंद्रित होंगी। विशेषज्ञ इन्हें अच्छा और जरूरी बदलाव बता रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि विकेंद्रीकरण की इस बेहद जरूरी व्यवस्था को केंद्र सरकार को बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था। अब राज्यों की जिम्मेदारी ज्यादा है। सतत और प्रभावी वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को आपस में अपने प्रयासों को शेयर करना होगा। उनके यहाँ कौन सा मॉडल इफेक्टिव है, किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, अगर ये सारी लर्निंग राज्य आपस में शेयर करेंगे तो देश की जनता को फायदा होगा। राज्य वैक्सीन निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीद सकते हैं, अब ये प्रावधान आ गया है। ऐसे में राज्य अपनी आवश्यकता से ज्यादा वैक्सीन खरीदकर स्टोर ना करें और इससे किसी दूसरे जरूरतमंद राज्य की वैक्सीन का कोटा ना खत्म हो जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा। राज्य को बचाते हुए देश को बचाने की अवधारणा पर ज्यादा काम करना होगा। जहां ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा सप्लाई हो, और ये हमें और आपको करना है, हमारी और आपकी सरकारों को करना है। अब प्राइवेट हाथों में वैक्सीन जा रही है तो वैक्सीन की कालाबाजारी को भी रोकना होगा। केंद्र सरकार ने भले ही दाम को डीरेगुलेट करने का फैसला लिया है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल भी रोका जाना चाहिए। समाज के हर एक वर्ग को वैक्सीन सुलभ मूल्य पर मिले, जो ज्यादा कीमत चुका सकते हैं उनको ही महंगी मिले। राज्यों को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। अब जैसे महाराष्ट्र में हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के 22 वर्षीय भतीजे तन्मय फडणवीस पर रसूख का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जब उन्होंने कथित रूप से अपनी बारी से पहले ही वैक्सीन लगवा ली। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रसूख के इस गलत इस्तेमाल से हमें बचना होगा। रसूख का सही इस्तेमाल का वक्त यह है कि जब देश के लोगों को ऑक्सीजन, बेड, दवा और दूसरे संसाधनों की जरूरत हो तो आप उनकी मदद करें। केंद्र और राज्यों की हमने बात की, अब बारी जनता की है, क्योंकि जनता वैक्सीन न लगवाने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब तर्क दे रही है। तर्क ये कि वैक्सीन लगवाने से बांझपन जैसी समस्या आ सकती है, नपुंसकता हो सकती है। तर्क ये कि वैक्सीन लगवाने से स्पर्म काउंट घट सकता है। इतिहास देखिए तो आपको ऐसे तमाम तर्क कोरोना की वैक्सीन के वक्त नहीं, पोलियो के टीके के वक्त भी सुनाई दिए थे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये सारे तर्क गलत और मूर्खतापूर्ण हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो कौन सा वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित है, तो वो भी जान लें कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं तो वो ठीक भी ज़्यादा हो रहे हैं, उनके हॉस्पिटलाइज होने की दर बहुत कम है। विज्ञान इन बेढप तर्कों पर नहीं चलता, वैज्ञानिक चेतना पर और आंकड़ों के आधार पर चलता है, और आंकड़ों के आधार पर
ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने वैक्सीन दोनों लगवाई हैं उनके सुरक्षित रहने की दर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की नपुंसकता, बांझपन या दूसरी समस्याओं का झूठा प्रचार बंद करिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमण की आशंका कम हो जाती है और अगर संक्रमण हो भी जाए तो शायद ही आपको अस्पताल में जाने की यानी कि बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने की नौबत आए। इसलिए वैक्सीन को लेकर ललन टॉप आपसे अपील करता है, अपनी सब शंकाओं को किनारे रखिए और वैक्सीन लगवाइए। इसके लिए पंजीकरण करवाइए। आपके आसपास जो लोग हैं जो इसके बारे में जागरूक नहीं हैं उनकी भी मदद करिए और कोई इस तरह के फालतू तर्क सुनाए तो उनको भी काटिए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एक ज़रूरी सूचना भी सुन लीजिए। आज से ललन टॉप पर आपको खबरों के दो जो रेगुलर शोज थे, ललन टॉप शो और दुनियादारी, देश की खबरें और दुनिया की खबरें, इसके अलावा 2 शो और नजर आएंगे। एक तो कोरोना बुलेटिन, जिसमें हमारी कोविड कवरेज के लिए निकली हुई टीमों की ग्राउंड रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको दिखाई देंगे, और इसके अलावा कोविड के आंकड़ों के अपडेट पर और जो महत्वपूर्ण लोग कोविड की चपेट में आ रहे हैं उनके बारे में, और जो महत्वपूर्ण नहीं है चपेट में आ रहे हैं उनके भी बारे में आपको अलग से सूचना दी जाएगी। ललन टॉप शो में हम पॉलिसी के विषयों पर बात करेंगे। ललन टॉप शो से इतर कोविड बुलेटिन और दूसरे शो में हम आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो और संख्या, आंकड़े, इन सब के बारे में बताएंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।